नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उखड़ी सांस के साथ वो यही सोच रहा था, मैं यहाँ आया ही क्यों। उसे याद आने लगा वो वक्त, सर्दियों का महीना। आखिर किसको नहीं प्यारा लगता, केवल गरीबों के अलावा। पर अगर रोजी रोटी इसी मौसम पे टपकी हो तो बात अलग है। पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई थी, चारों ओर केवल सन्नाटा और कीड़ों की आवाज। आज तो शायद ही पहुंच पाऊं, कुछ बड़बड़ाता हुआ सौरभ ने बोला। वो ड्राइविंग कर रहा था ऊटी के सर्द रास्ते पे। रात के 1 बज चुके थे। दूर उसे घर की रोशनी दिखाई दी। थोड़े कोहरे में वो लाइट किसी मार्गदर्शन से कम न थी। एक भेड़िया, अचानक उसे ब्रेक मारने पड़े। एक भेड़िया 10 फुट की दूरी पर ही खड़ा था। घर घर की आवाज उसके खूनी जबड़ों से निकल रही थी। उसकी आंख सूखी लाल थी। सौरभ की पैंट खराब हो रही थी। वो थूक सटक के चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर खौफ से उसके गले से कुछ भी ना निकला। ऊपर चांद पूर्ण था। तभी दूर कहीं से सियारों की आवाज आती सुनाई दी। भेड़िए ने आवाज की दिशा में देखा और फिर पलट के सौरभ की ओर देखा। फिर हल्की सी गुर्राहट, जैसे उसे चेतावनी देके छोड़ रहा हो। भेड़िया फिर आवाज की दिशा में भाग गया और धीरे धीरे गुम हो गया। सौरभ की तो जैसे जान में जान आई। उसने कार फिर से स्टार्ट की और दौड़ पड़ा मंजिल की ओर। काफी पुराना था वो बंगला, लेकिन था काफी आलीशान। गेट पर बैठे गार्ड ने सौरभ को सलाम ठोका और लपक के दरवाजा खोला। बंगले को देखते हुए सौरभ ने अंदर प्रवेश किया। गार्ड सुंदरलाल बोले, साहब, विनय बाबू आज दोपहर में ही आ गए थे। सौरभ बोला, अच्छा, और कोई भी आया क्या? गार्ड बोला, नहीं साहब, अब तक तो नहीं। सौरभ ने बंगले में प्रवेश किया। विनय बोला, हाँ यार, कैसा है? सौरभ बोला, बस जिंदा पहुंच गया बहुत है। विनय बोला, क्यों, क्या हुआ? सौरभ बोला, मत पूछ, क्या खूंखार भेड़िया था वो। कुछ किलोमीटर पहले दिखा, फिर किसी सियारों की आवाज सुनकर भाग गया। विनय बोला, मुझे तो नहीं दिखा, शायद मैं दिन में आया इसलिए। सौरभ बोला, हाँ शायद। दोनों दोस्त कुछ बात करके फिर अपने अपने कमरे में चले गए। शायद रात के 3 बज चुके होंगे। तभी एक साया सौरभ के कमरे की खिड़की पर दिखाई दिया। उसने पहले से खुली हुई खिड़की से अंदर प्रवेश किया और दोनों हाथ सौरभ की गर्दन की ओर बढ़ाने लगा। सौरभ की नींद अचानक खुल गई और वो साये को देखकर चौंक गया और चीख पड़ा। तभी लाइट जल गई। सौरभ ने देखा स्विच बोर्ड के पास विनय खड़ा था। वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ। सौरभ बोला, तू? विनय बोला, यस बेबी। अब सौरभ उस साये की ओर देखता है और चौंकता है। तुम अजय? अजय बोला, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। विनय से मिला, सोचा तुझे चौंकाया जाए। कसम से चेहरा देख के तुम्हारा मजा आ गया। सौरभ बोला, यहाँ फटके 26 हो गई, तुम्हें मजा सूझ रहा है? सॉरी ब्रो, कैसा है? अजय ने बोला। सौरभ बोला, बस जैसे तुम्हारा मेल मिला मैं चला आया। हाँ, बस अनुराग और बासु का इंतजार है। फिर तीनों दोस्त पुरानी बात डिसाइड करने लगे। अगली सुबह सौरभ बंगले के चारों ओर मॉर्निंग वॉक पर निकला। घूमते घूमते वो पिछले हिस्से में पहुंचा, जहां पर एक छोटा सा कमरा था।
टीन टपरी का बना वो कमरा सौरभ को खटका। वो उसकी तरफ बढ़ा तो हल्की सी सड़ान उसे आई। तभी पीछे से सुंदर गार्ड की आवाज़ आई, उधर कुछ नहीं है साहब। पर यह बदबू किस चीज़ की है? सौरभ ने पूछा। चूहा मर गया होगा, वो कबाड़ा रूम है ना, सांप बिच्छू हो सकते हैं, मत जाइए, सुंदर ने सफाई दी। अच्छा बोल के सौरभ वापस वॉक पर लग गया। सुंदर ने गमछे से अपने पसीने पोंछे। वो बंगले के ऊपर छत पे देखने लगा, जिधर एक कौवा बैठा काँव काँव करके। वो कौवा सुंदर के सर के पास से गुजरा। सुंदर एकदम पीछे हट गया और उधर से आते हुए अनुराग से टकरा गया। अरे साहब, आप कब आए? सुंदर के मुंह से निकला। अनुराग बोला, बस अभी। सामान रख के सौरभ की तलाश में निकला। किधर गया है? सुंदर बोला, वो तो यहीं बंगले में वॉक पर निकले हैं। अनुराग उधर चल दिया जिधर सुंदर ने इशारा किया था। थोड़ी दूरी पर उसे सौरभ दिखाई दिया, जो कि खाई की दिशा में मुंह करके खड़ा था। अनुराग ने उसे आवाज़ दी, सौरभ सौरभ, पर कोई उत्तर ना पाकर वो उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अनुराग अनुराग। अनुराग ने पलट के देखा तो सौरभ और अजय आ रहे थे। वो चौंक गया और फिर पलट के उधर देखा जिधर सौरभ को पहला खड़ा देखा था। उधर कोई ना था। अचंभित होके वो सर खुजाने लगा। अनुराग बोला, अरे सौरभ, तुम तो इधर खाई की तरफ देख रहे थे ना? सौरभ बोला, सवेरे सवेरे चढ़ा लिया है क्या बे? अभी टाइम है भाई, रात में पार्टी करेंगे, चिंता मत कर। अनुराग बोला, पर वर कुछ नहीं, अंदर चल और बसु को फ़ोन लगा, अभी वही बाकी है। सौरभ ने थोड़ा नाराज होने का दिखावा किया। अनुराग बोला, तुम लोगों के लिए सरप्राइज है एक। सौरभ बोला, क्या है भाई? सोनिया, मोनिका और सारिका भी आ रही हैं, याद है ये सब ना? ओ तेरी! सौरभ और अजय दोनों चौंक पड़े। हाँ शायद आ जाएंगे, चलो अंदर चलो। तीनों बंगले में वापस चले गए। सुंदर सुंदर चिल्लाता हुआ विनय बाथरूम से बाहर निकला और उन तीनों को एक साथ देखकर बोला, वाह, अनुराग भी आ गया। बसु बचा है बस, पर सबसे पहले ये सुंदर कहाँ मर गया? क्या हुआ साहब? बोलते हुए सुंदर ने बंगले में प्रवेश किया। विनय बोला, अरे पानी चला गया है, देखो जरा क्या दिक्कत है। सुंदर बोला, अभी देखता हूँ। सुंदर के जाने के बाद सब बैठ के बसु को कॉल मिलाने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट। सबने नज़र उठा के देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ खड़ी थी। सोनिया सबके मुंह से एक साथ निकला, यस, मैं और शारिका भी आ रही हैं, लगेज निकाल के। बंगले में अब सौरभ, विनय, अजय, अनुराग, सोनिया और शारिका आ चुकी थे। सबको मोनिका और बसु का इंतजार था। रात में खाने की टेबल पर सब इकट्ठा हुए। सौरभ बोला, यार वसु के घर पर फ़ोन किया था क्योंकि उसका लगा नहीं। अंकल ने बताया वो तो परसों ही निकल गया था, इस हिसाब से उसे सबसे पहले आ जाना चाहिए था। सभी असमंजस में थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मोनिका ने प्रवेश किया। वाह, अब तो मोनिका भी आ गई। खाने के बाद थोड़ी गपशप हुई और सब सोने चले गए। उधर बाहर सुंदर गार्ड चांद को एकटक देख रहा था। तभी उसे बंगले के ऊपर एक चमगादड़ लटका हुआ नजर आया। चांदनी रात में उसकी चमकती लाल सुर्ख आंख बहुत भयानक लग रही थी। सुंदर की निगाह चमगादड़ से टकराई और वो जड़ सा हो गया। अब चमगादड़ उड़कर उसके पीछे आ गया। उफ! अब वो चमगादड़ एक इंसानी शरीर ले रहा था। कौन था वो? उसने सुंदर की गर्दन एक ओर झुकाई और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए और उसका रक्त पीने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से चमगादड़ बन गया और उड़ के अंधेरे में गुम हो गया। सुंदर को जैसे होश आया और वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर वो अपनी कुर्सी पर सो गया। सारे दोस्तों का अगला दिन आसपास घूमने में बीत गया और शाम पार्टी में और पीने में। सारे के सारे नशे में चूर होकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। चांद आकाश में छा गया था। सारा माहौल सन्नाटे में था।
दूर से कभी सियारों की आवाज आई। सुंदर रहस्यमयी तरीके से उठा और पाइप के सहारे बंगले में चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो सोनिया के कमरे में था। उसके चेहरे पर नुकीले दांत दिखने लगे और उसने वो दांत सोनिया की गर्दन पर गड़ा दिए। सोनिया की आवाज सियारों की आवाज में दब गई थी। सोनिया का सारा रक्त पीने के बाद सुंदर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सोनिया की आंख खुली थी और उसमें कोई हरकत नहीं थी। वो मर चुकी थी। अगली सुबह हड़कंप मच गया क्योंकि सबको सोनिया की मौत का पता चल चुका था। सबको सुंदर पर पूरा शक था क्योंकि वो सुबह से ही गायब था। सोनिया की लाश को सबने एक किनारे रख दिया क्योंकि शहर वहाँ से दूर था और पादरी को आने में टाइम लगता। सोनिया क्रिश्चियन थी, इसलिए सबने उसी के तरीके से उसे दफनाने की सोची। पादरी बाबा रास्ते में थे, उनके साथ इंस्पेक्टर आदित्य भी थे। शाम हो चुकी थी और रात उन इलाकों में जल्दी होने की वजह से अंधेरा हो रहा था। अचानक एक भेड़िया गुर्राता हुआ उनकी जीप के आगे कूदकर आ गया। उसकी आंख बहुत भयानक लग रही थी, सूखी लाल। अरे ये क्या? ये तो वही भेड़िया लग रहा था। इंस्पेक्टर असमंजस में पड़ गए कि आगे बढ़ें या इंतजार करें। तभी दूर से आती हुई सियारों की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो मुड़ा और आवाज की दिशा में भाग गया। उन्हें बंगले तक पहुंचने में रात हो गई थी। पादरी बोले, हाँ तो कहाँ पर है बॉडी? सबने उधर इशारा किया जिधर उन्होंने सोनिया की लाश रखी थी। पादरी बोले, वहाँ तो कोई बॉडी नहीं है। सोनिया सच में वहाँ नहीं थी। सब मिलकर उसे ढूंढने लगे पर सोनिया कहीं न मिली। क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी तो पादरी और इंस्पेक्टर वहीं बंगले में रुक गए। रात को 3 बजे मोनिका की चीख सुनकर सब दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा मोनिका फर्श पर पड़ी थी और चारों तरफ खूनी खून फैला था। सब सन्नाटे में आ गए। तभी अनुराग चीख पड़ा, वो देखो सोनिया। सोनिया बाहर चमगादड़ की तरह उड़ रही थी। पादरी ने क्रॉस निकाला तो वो वहाँ से भाग गई। अजय बोला, ये क्या हो रहा है? अनुराग बोला, सच यार। पादरी बोले, कोई प्रायश्चित शक्ति का साया लग रहा है। मुझे इस बंगले को बांधना होगा। इसके बाद पादरी बाबा ने बंगले को मंत्र से बांध दिया और सबको एक क्रॉस देकर उसे पहनने को कहा। फिर उन्होंने मोनिका को क्रॉस के साथ बंगले के पीछे दफना दिया। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। तभी अजय की खिड़की पर दस्तक हुई। वो मोनिका थी। उसकी आंखों में सम्मोहन था। अजय एकटक उसे देखता रह गया और खिड़की खोल दी और बाहर कूद गया। मोनिका बोली, अजय अब क्रॉस निकाल दो। अजय ने वैसा ही किया और अगली ही पल वो मोनिका का शिकार हो गया। अब अजय भी एक वैम्पायर था। ये सब होते हुए अनुराग ने देखा और सबको सचेत किया। सब खौफ में आ चुके थे। बाहर खड़ी सोनिया, मोनिका और अजय सबको दिख रहे थे। उनके चेहरे पर नुकीले दांत चमक रहे थे। फादर बोले, चिंता मत करो, जब तक तुम इस बंगले में हो और क्रॉस तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। फादर की बात सुनकर सबकी जान में जान आ गई। तभी वहाँ सुंदर भी आ गया और उन तीनों का साथ खड़ा हो गया। अरे ये भी? विनय चौंक गया। पर हम कब तक यहाँ बंद रहेंगे? सौरभ बोल पड़ा। बस रात तक, क्योंकि दिन में इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, फादरी ने बोला। घर घर की आवाज ने सबका ध्यान बांटा। सबने चौंक कर उधर देखा तो पाया वही भेड़िया उधर खड़ा था। भेड़िए ने मोनिका के ऊपर छलांग लगाई और अपने जबड़े से उसकी गर्दन दबोच ली और तोड़ दी। मोनिका अब वास्तव में मर चुकी थी। सोनिया और सुंदर वहां से वापस भाग गए। अजय ने भेड़िया पर हमला कर दिया। अनुराग बोला, ये तो अपनी साइड लग रहा है, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते। फादरी बोले। उधर भेड़िया अजय को भी मार चुका था। अब वो बंगले के अंदर कूदकर आ गया। अब चौंकने की बारी फादरी की थी। भेड़िया धीरे धीरे कदमों से उन सब की ओर बढ़ रहा था। फादरी बाबा लगातार मंत्रों में लगे थे पर ना जाने क्यों कोई असर सा ना हो रहा था। सौरभ, विनय, अनुराग और इंस्पेक्टर आदित्य भी चौकन्ने से हो गए थे। तभी इंस्पेक्टर ने अपनी
पिस्तौल निकाल ली और भेड़िए पर तान दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने फायर करना चाहा, भेड़िए में यकायक एक बदलाव सा हुआ। वो रूप बदल रहा था। वो जिस इंसान में तब्दील हुआ उसे देखकर सब चौंक से गए। बसु, सबके मुंह से एक साथ निकला। हाँ मैं, बसु ने बोला। मैं सबसे पहले बंगले पर पहुंच के तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तकदीर देखो मेरे साथ न जाने क्या हो गया। उस दिन मैं बंगले में पहुंचा और हर एक कमरे में घूमने लगा। सोचा कि कहाँ क्या सेट किया जाए। तभी मैं उस कोने वाले स्टोर रूम में पहुंच गया जहाँ से अजीब सी बदबू आती रहती थी। ये वही कमरा था जिसे सौरभ ने देखा था। वसु ने आगे बोलना जारी रखा और बताया कि वहाँ एक आईना था। मैंने जब उसमें अपना चेहरा देखा तो वो एक भेड़िए की शक्ल का नजर आया। मैंने जब उसे छूना चाहा तो वो टूट गया और मैं बेहोश हो गया। जब मैं वापस से उठा तो अपने को कमरे में पाया और उस समय तक सुंदर वहाँ नहीं था, बल्कि कोई मदन काका थे जो मुझे उठाकर लाए थे। ऐसा उन्होंने ही मुझे बताया था। फिर शाम हो चुकी थी तो मैं बालकनी में बैठे सुट्टे मार रहा था कि मेरी नज़र चांद पर पड़ी और मेरे शरीर में अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे शरीर पर बाल आने लगे, मेरे दांत निकलने लगे और देखते ही देखते मैं एक भेड़िया मानो बन चुका था। इंसानी खून की अजीब सी प्यास मुझे लगने लगी। अब आसपास कोई न था। मेरी नज़र मदन काका पे पड़ी जो गेट पर पहरा दे रहे थे। मैंने उन पर छलांग लगा दी और उन्हें भभोड़ डाला। फिर उनका सारा रक्त पी लिया। उसके बाद मैंने उन्हें बंगले के पीछे दफना दिया। अगली सुबह जब मैं नॉर्मल हुआ तो मुझे बहुत रोना आया और गुस्सा भी। मैंने सामान पैक करके जाने की कोशिश की तो मेरे सामने गेट पर एक सियार आ गया। बसु ने बोलना जारी रखा। सियार फिर दो पैरों पर खड़ा हो गया और इंसानी रूप लेने लगा। वो एक राजा लग रहा था। बसु बोला, आप कौन हैं और इस तरह क्यों हैं? राजा बोला, मैं रूप कुमार हूँ और ये बंगला मेरे वंशज का है। मेरी 10वीं पीढ़ी में हुआ। एक शैतान जिसका नाम टीटू था, वो मायावी शक्तियाँ प्राप्त कर चुका था और आसपास के गांव वाले उसके खौफ में जीते थे। वो चमगादड़ बन सकता था और वैसे ही लोगों का खून पीता था। लोगों को मेरा इतिहास एक बाबा जी ने बताया और मेरी आत्मा को बुलाने के लिए जप किया। अंत में मैं आया, लेकिन इतने सालों में मेरी शक्तियाँ कम हो चुकी थी। वहीं टीटू की बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे कुछ समय चाहिए था। तभी सियार वहां आ गए और राजा रूप कुमार का आकार ले लिया। रूप कुमार। तभी कुछ सालों बाद जब बसु यहाँ आया तो उनकी शक्तियों ने उसे भेड़िया बना डाला। तो मैंने उसे मंत्रों से कुछ राहत दी। अब वो मेरे साथ है। तभी वो तुम लोगों को रास्ते में आकर चेतावनी देता था। खैर, हमें मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा। सब मिलकर विचार करने लगे। रूप कुमार ने उन्हें तहखाने में तलाशने को कहा तो वहां उन्हें एक त्रिशूल मिला। अब सब बेसब्री से सोनिया और सुंदर का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद सुंदर की जहरीली हंसी सुनाई दी। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सोनिया उसके साथ नहीं थी। तभी सारिका की चीख सुनाई दी। सब भागकर ऊपर गए तो देखा सारिका मुंह के बल गिरी है और सोनिया उसके ऊपर झुकी है। वो उसका खून पी रही थी। रूप कुमार बोले, जल्दी करो, वो त्रिशूल इसके सीने में घुसा दो। अनुराग ने वैसा ही किया। सोनिया तड़पने लगी और गिर के जलने लगी। थोड़ी ही देर में वो राख का ढेर बन चुकी थी। सारिका ने आंख खोली। उफ, क्या भयानक आंख थी। उसने थप्पड़ मारा तो सौरभ उड़ के खिड़की के बाहर गिरा, जहां आसमान में सुंदर चमगादड़ बनकर उड़ रहा था। सौरभ पूरी ताकत से भागने लगा और उखड़ी सांसों के साथ सोचने लगा, वो यहाँ आया ही क्यों। उसे पूरी कहानी रिवाइंज में याद आने लगी। उसे बस बंगले में पहुंचना था। फादरी बोले, आखिर ये अंदर आया कैसे, जबकि ये बंगला मंत्र बंदित है। रूप कुमार बोले, ऐसे। रूप कुमार ने खिड़की के कोने में इशारा किया।
जहां एक कोने में खून लगा था, जो कि शायद खिड़की के कोने से सारिका को चोट लगने से लगा होगा। उधर सौरभ बंगले के दरवाजे के पास पहुंचने वाला था कि सुंदर उसके सामने आ खड़ा हो गया। अब अनुराग, विनय, भादरी, रूप कुमार, बसु और इंस्पेक्टर सारिका के सामने थे। उधर सुंदर ने सौरभ को दौड़ा रखा था। सौरभ बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि सुंदर उड़कर उसके सामने आ खड़ा हो गया। सौरभ का सारा रक्त सूख सा गया। सुंदर ने सौरभ को पकड़ लिया और अपने पैने दांत उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाने लगा। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान बांटा, ठहरो। सुंदर ने पलट के देखा तो वो चौंक पड़ा। सुंदर के सामने मदन काका की आत्मा खड़ी थी। सुंदर चूक पड़ा, तुम? हाँ मैं, मदन काका की आत्मा ने जवाब दिया। बहुत हुआ तुम्हारा ये खूनी खेल, बस करो अब। हा हा हा। सुंदर ने खूनी आहट लगाई तो उसकी आवाज सन्नाटे में दूर दूर तक गूंजने लगी। अब ये खेल इन सबकी मौत पर भी नहीं रुकेगा, सब मरेंगे। सुंदर बोला। साहस। मदन काका की आत्मा सौरभ के पीछे आ गई और बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर मदन काका की आत्मा सौरभ के शरीर में प्रवेश कर गई। सौरभ का रूप भयानक हो गया। उसके 4 हाथ हो गए और सब अलग अलग जीवों के, केकड़ा, शेर, अजगर और मकड़ी। क्या भयभीत दृश्य था वो। सुंदर भी एक पल को बुरी तरह से घबरा गया, पर दूसरे पल उसने खुद को संभाला और सौरभ के ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच में महासंग्राम शुरू हो गया। उधर सारिका को काबू करना मुश्किल हो रहा था। पादरी बाबा ने अपने मंत्रों से कुछ हद तक उसे बस में रखा। सहसा बसु ने फिर से भेड़िए का रूप धर लिया और लपक पड़ा सारिका के ऊपर। सारिका फुर्ती से एक और हट गई और अपने नुकीले पंखों से बसु की पीठ खुरुच दी। आह की आवाज के साथ बसु पलटा। वो सर झुकाकर खड़ा हो रहा था। सारिका हंस रही थी। उसकी हंसी ने सबके होश उड़ा दिए। सहसा बसु ने सर उठाया और उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो एक छलांग लगाकर सारिका के ऊपर से होता हुआ उसके पीछे पहुंचा और एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उधर सौरभ के विकराल रूप ने सुंदर के हौसले परास्त कर दिए। सौरभ ने जोर से हुंकार भरे और सुंदर के चीथड़े उड़ा दिए। अनुराग, विनय, पादरी, रूप कुमार, बसु और इंस्पेक्टर अब सौरभ के पास आए। तब तक मदन काका की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ चुकी थी। सबने सुंदर काका का धन्यवाद दिया। मदन काका बोले, अब मेरा मकसद पूरा हो गया और मुझे मुक्ति मिल गई। पादरी ने भगवान से प्रार्थना की। फिर मदन काका की आत्मा एक जोर रोशनी के साथ आसमान में लुप्त हो गई। पादरी बाबा ने इस बंगले को चारों ओर से एक बार सिद्धि की और सबने वहां से रुखसत ली। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।